आप में से अधिकांश ने सुना होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अधिक गंभीर जलन देती है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल की तुलना में। ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए हमें इस प्रक्रिया के पीछे के ऊर्जा विज्ञान को समझने की जरूरत है। आइए पता करते हैं। हम आमतौर पर ऊष्मा को ताप में वृद्धि के साथ संबद्ध करते हैं। क्या यह हमेशा सही होता है? आइए जांच करते हैं। दो जार लें। एक में उबलता जल और दूसरे में बर्फ रखें। दोनों के तापों को मानक वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत मापें। ये पढ़ता है 100 डिग्री सेल्सियस उबलते जल की स्थिति में, जबकि ये 0 डिग्री सेल्सियस है बर्फ के लिए। अब उन दोनों को ऊष्मा ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। आप देख सकते हैं कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उबलते जल या बर्फ में, भले ही उन्हें ऊष्मा ऊर्जा की आपूर्ति की जा रही हो। ताप नियत है क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों? आप आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा का हिसाब कैसे रखते हैं? क्या ये गुप्त हो गई है, जिसका लैटिन अर्थ होता है छिपा हुआ? ये जानना दिलचस्प होगा कि ये घटना पदार्थों की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का परिणाम है। आइए इस अवधारणा को समझते हैं। शुरू करने के लिए m किलोग्राम बर्फ -20 डिग्री सेल्सियस पर मानक वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत लीजिए। इसकी ठोस अवस्था में जल के अणु आपस में बंधे रहते हैं प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों द्वारा और अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष धीरे धीरे कंपन करते हैं। हालांकि ऊष्मा ऊर्जा की आपूर्ति करने पर अणु तीव्रता से कंपन करना शुरू कर देते हैं और ताप धीरे धीरे बढ़ जाता है 0 डिग्री सेल्सियस तक। इस ताप पर बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है और आश्चर्य की बात यह है कि भले ही ऊष्मा ऊर्जा की लगातार आपूर्ति की जा रही हो, तापमान नियत रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा अणुओं द्वारा अवशोषित की जाती है और वे अंतर आणविक आकर्षण बल को तोड़ देते हैं। दूसरे शब्दों में आणविक बंध टूट जाते हैं और अणु अलग हो जाते हैं, अपनी कठोर संरचना से मुक्त हो जाते हैं। बर्फ अपनी अवस्था को ठोस से द्रव में बदल देती है, ताप नियत रखते हुए, जब तक कि संपूर्ण द्रव्यमान द्रव जल में पिघल नहीं जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा जो बर्फ की एक निश्चित मात्रा को उसके ताप के नियत रखते हुए जल में बदलने के लिए आवश्यक होती है, संगलन ऊष्मा के रूप में जाना जाता है। किसी दिए गए पदार्थ के लिए इसे दर्शाया जाता है QF द्वारा और दिया जाता है QF = m टाइम्स LF, जहां m ठोस पदार्थ का द्रव्यमान है और LF विशिष्ट गुप्त ऊष्मा है पदार्थ के संगलन की। किसी पदार्थ के संगलन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा को स्थिर ताप पर उसकी अवस्था को ठोस से द्रव में बदलने या इसके विपरीत करने के लिए प्रति इकाई द्रव्यमान आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये किसी पदार्थ का एक अंतर्निहित अभिलक्षण होता है और इसकी SI इकाई जूल्स पर किलोग्राम है। बर्फ के लिए LF = 333 किलो जूल्स पर किलोग्राम, जिसका अर्थ है कि 333 किलो जूल्स ऊर्जा अवशोषित होती है 1 किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए। इसी तरह 333 किलो जूल्स ऊर्जा 1 किलोग्राम जल को बर्फ में बदलने के लिए मुक्त होगी। ऊष्मा ऊर्जा की आपूर्ति जारी रखने पर जल के अणुओं के कंपन में और वृद्धि देखी जाती है और ताप धीरे धीरे बढ़ जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। इस ताप पर जल उबलना शुरू होता है और ताप फिर से नियत हो जाता है ऊष्मा ऊर्जा के आपूर्ति के बावजूद। इस समय के दौरान जल के अणुओं द्वारा अवशोषित ऊष्मा ऊर्जा आकर्षण के अंतर आणविक बल को दूर करने के लिए पर्याप्त होती है
और वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसलिए जल अपनी अवस्था को बदल देता है द्रव से वाष्प में। ध्यान दें कि इस अवधि के दौरान ताप नियत रहता है जब तक कि पूरा जल वाष्प में परिवर्तित नहीं हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। जल को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा, जबकि ताप नियत रहता है, को वाष्पीकरण की ऊष्मा के रूप में जाना जाता है। किसी दिए गए पदार्थ के लिए इसे दर्शाया जाता है QV द्वारा और दिया जाता है QV इज इक्वल टू M टाइम्स LV, जहां M द्रव का द्रव्यमान है और LV द्रव के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहलाती है। किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो स्थिर ताप पर उसकी अवस्था को द्रव से वाष्प या इसके विपरीत बदलने के लिए आवश्यक होती है। ये किसी पदार्थ का एक अंतर्निहित अभिलक्षण होता है और इसकी SI इकाई जूल्स पर किलोग्राम है। LV जल के लिए 2256 किलो जूल्स पर किलोग्राम है, जिसका अर्थ है कि ऊष्मा की यह मात्रा अवशोषित होती है 1 किलोग्राम जल को जल वाष्प में बदलने के लिए। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है बर्फ को जल वाष्प में बदलने के लिए, जबकि ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है जल वाष्प को बर्फ में बदलने के लिए। विभिन्न पदार्थों के लिए विशिष्ट गुप्त ऊष्मा अलग अलग होती है, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है। जल की संगलन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा और वाष्पीकरण का मान अधिक होता है, इसीलिए यह कई उद्देश्यों के लिए उपयोगी होता है। सारांश: किसी पदार्थ के संगलन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा को प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा ऊर्जा की उस मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो नियत ताप पर उसकी अवस्था को ठोस से द्रव में बदलने या इसके विपरीत के लिए आवश्यक होती है। किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा को प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा ऊर्जा की उस मात्रा के रूप में जाना जाता है जो नियत ताप पर उसकी अवस्था को द्रव से वाष्प या इसके विपरीत के लिए आवश्यक होती है। LF और LV के मान किसी पदार्थ के अभिलक्षण होते हैं और उनका SI मात्रक जूल्स पर किलोग्राम होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पसीना बहने के बाद पंखे के नीचे बैठने पर हम ठंडे क्यों हो जाते हैं? हम जानते हैं कि ये पसीने के वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज करता है, लेकिन इसका शीतलन प्रभाव से क्या